डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप, फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विभिन्न संस्थान के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस आयोजन की एक झलक। देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम सभागार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, कृषि से संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, ICAR के उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक सहित देश भर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ICAR को कृषि शिक्षा, विस्तार और अनुसंधान के मंदिर के रूप में देखता हूं। कृषि के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां गर्व करने वाली है और ICAR आज देश का गौरव है, गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं जो निरंतर रिसर्च में, शोध में, अनुसंधान में लगे हुए हैं और कृषि विश्वविद्यालय भी अपने अपने हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती। अगर मैंने इसको मंदिर कहा है तो इस मंदिर में अगर कोई भगवान है तो वो किसान ही है और हम सब उसके पुजारी हैं। किसान देश के अन्न के भंडार भरता है तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अभी हम फोर्टिफाइड किस्में तैयार करके पोषण भी सुनिश्चित कर रहे हैं। फल फूल सब्जियों में भी आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज है कि किसान धरती की सुरक्षा भी करता है। और हमारी चिंता का विषय यह भी कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो बचे। अनियंत्रित अत्यधिक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे। फिर कृषि का डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ी चुनौती है। उसका महत्व के बारे में मैं लंबी बात नहीं करूंगा। लगातार एक ही जैसी फसल, धान तो धान ही धान, सोयाबीन तो सोयाबीन सोयाबीन, मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। उसके विस्तार में नहीं जा रहे, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी, जिस पे काम करना। और डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक यक्ष प्रश्न आज दुनिया के सामने खड़ा है कि धरती को सुरक्षित कैसे रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी ये टीम है और इसमें अनुसंधान की बहुत बड़ी भूमिका है। 4 बिंदु आपके साथ: उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना हमारे सोच का विषय है, डाइवर्सिफिकेशन हमारे सोच का विषय है, और धीरे धीरे क्या नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं हमारे सोच का विषय है। और इसलिए हमने सोचा
लैब में बैठे साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी में बैठे वीसीज, उनका बाकी अमला, केवीके में बैठे हुए वैज्ञानिक और उनकी पूरी टीम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आईसीएआर, आत्मा जैसी संस्थाएं, सब मिलकर एक हो जाए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान में लगे हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कई अन्य लक्ष्यों को हासिल करना है। ये आयोजन विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्ण विचार करने का अवसर है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उनके निदेशकों का जो एक सम्मेलन हो रहा है, चिंतन और मनन हो रहा है, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा देश 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने। ये देश विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है। हमेशा कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक वो सुदृढ़ नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, आर्थिक रूप से वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनना है, वो सपना तभी पूरा होगा कि हमारा किसानी खुशहाल और समृद्ध बने। हमें खुशी है कि आज ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित डायरेक्टर एवं वाइस चेन कॉलर कॉन्फ्रेंस के अवसर पर समस्त वैज्ञानिक समुदाय, प्रशासनिक अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप आज दिन भर इस कृषि के ऊपर नवाचार हम क्या कर सकते हैं। हमारे को बहुत बड़ा चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए हम सबको मिलकर, विशेष तौर से आपको इसके ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट ने कहा, ये सम्मेलन हमारे भविष्य की खेती, किसानी, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, प्रसार सबका क्या डायरेक्शन होना है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। हमारे मंत्री जी डेली बेसिस पे हमें कहते हैं कि ये कर्मकांड नहीं है। हम इसको कर्मकांड बनाना भी नहीं चाहते। एक्शन ओरिएंटेड डिस्कशन, और जब इससे बाहर जाएं शाम को तो हमारे पास में टारगेट हों क्लियरली कि अगले 1 साल में ये अचीव करने हैं, उसके बाद में क्या करना है, कैसे करना है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसीलिए इसका थोड़ा स्वरूप डिफरेंट किया है। विकसित भारत बिना विकसित कृषि के होना संभव नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हॉल में जो लोग बैठे हैं उनके कंधों पे है। लेकिन वो जिस तरीके से हम करते आए हैं उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन भविष्य की जो समस्याएं हैं वो अलग है। और उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, नई जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा, नई लीडरशिप लानी पड़ेगी, कल्टीवेट करना पड़ेगा और एक नई दिशा बनानी पड़ेगी। उसी के लिए जो पैनल डिस्कशन महोदय, 2 पैनल डिस्कशन है, आपने नारा दिया है महोदय, एक देश, एक कृषि, एक टीम। और उसका मतलब ये है कि हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन सिस्टम है वो एक है। आईसीएआर महोदय बड़े भाई की भूमिका में है। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, केवीकेज
वो छोटे भाई की भूमिका में है। बड़े भाई का दायित्व है कि छोटे भाई को गोद में बिठाए, उसको सपोर्ट करे। हम पिछले वाली सीट पे बैठे, वो आगे वाली सीट पे बैठे, और यही मिशन लेके हमें इस देश की कृषि की दशा और दिशा तय करनी। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं क्या खास जानकारी है आपके लिए मंत्रालय से। किसान साथियों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है वैज्ञानिक पद्धति, ये जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का और देखते हैं कि क्या जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल कुमार। ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस टाइप का पौधा होता है, कांटा वाला पौधा होता है। कैक्टस नाम से ही पता चलता है कि वैसे पौधे होते हैं जो कम पानी में, मरुस्थलीय जगह, उष्णकटिबंध जहाँ जलवायु है वैसे जगहों में लिया जाता है, अर्थात वहाँ पानी की कम ज़रूरत होती है। वैसे जगहों में हम इस फसल को, इस फल को उपजा कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है, बारिश की संभावना तो धीरे धीरे घटते जा रही है और पानी का लेयर भी घटते जा रहा है। तो जहाँ ऊंची ज़मीन है, उथली ज़मीन है और पानी की मतलब प्रचुरता कम है, वैसे जगहों में हम ड्रैगन फ्रूट ले सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट लेकर हम अपनी उपज क्षमता बढ़ाकर और अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट लगाने की एक विधि है, जो बेड की जो चौड़ाई रहेगी वह 2 से 3 फीट चौड़ाई रहेगी और ज़मीन से 1.5 से 2 फीट ज़मीन से ऊंचा रखेंगे। और जो 2-3 फीट की जो चौड़ाई रहेगी तो बीच में 1 फीट का नाली बना देंगे, ताकि बारिश में जब बारिश होए, वर्षा आए तो वर्षा का पानी ऊपर से नीचे नाली से बाहर आ जाए। जहाँ प्लांटेशन लगाएंगे ड्रैगन फ्रूट के तो उसके गड्ढा कर देंगे, गड्ढा करके उसमें लमसम गड्ढा 1 से 1.5 फीट गड्ढा करेंगे। और जहाँ एक गड्ढा तैयार करेंगे उसके बाद नेक्स्ट दूसरे गड्ढा जो लाइन आएगी वह 3 फीट की दूरी रखेंगे और एक लाइन से दूसरी लाइन को जो बेड बनाएंगे वह 4 फीट का रखेंगे। और जो हम मेन एक गड्ढा बनाएंगे उसमें सबसे पहले जो लगाने के समय में एक कंक्रीट का पिलर लगा देंगे, क्योंकि एक कैक्टस टाइप का प्रजाति है, वो सीधे स्ट्रेट बढ़ेगा, सीधा ऊपर जाता है। तो ऊपर जाएगा, उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिना सपोर्ट के ऊपर जा नहीं सकता है। तो सीमेंटेड या कंक्रीट का जो रहता है एक पिलर लगा देंगे उसको लगाने के समय में ही, और हर पिलर के पास 4 पौधा लगाएंगे। ऐसे ड्रैगन फ्रूट को हम दोनों विधि से लगाते हैं, बीज की विधि से भी लगाते हैं और कटिंग विधि से लगाते हैं। बीज से जो पौधा तैयार होता है उसमें फलन आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। जब हम कटिंग से पौधा लगाएंगे तो 1 साल में फलन आना शुरू हो जाता है। और इसका जो फल जो है वो जून जुलाई से टूटना स्टार्ट हो जाता है। जून जुलाई से जाके सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यू टूटते रहता है। फिर सितंबर अक्टूबर के बाद जैसे ही ठंडे की मौसम आ जाता है तो उसका फलाना रुक जाता है, फिर उसका वेजिटेटिव स्टेज मतलब वो डोरमेंट स्टेज आ जाता है। उस समय फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आता है। फिर ठंडी के बाद, ठंडी में उसका डोरमेंट स्टेज रहा है, ठंडी स्टेज में उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, पौधे का विकास होता है। फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा, फिर गर्मी जैसे ही आएगा उसमें फल फ्रूट आना शुरू हो जाता है और फल तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मिनरल्स ज़्यादा है। बताए इसमें खाने में भी क्या है, इसमें पल्प ज़्यादा रहता है। अगर 1 kg का, सपोज 1 kg का फ्रूट्स है तो 600 से 700 ग्राम आपका गुदा मिलेगा, पल्प मिलेगा। और जो गुलाबी वाला है, हल्का रेडिश रहेगा, लाल रहेगा, उसमें अलग अंदर भी एक रहेगा, गुलाबी कलर रहेगा, उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऊपर से गुलाबी रहेगा लेकिन अंदर सफ़ेद रहेगा, तो उसका टेस्ट इससे कम रहेगा। आप लोगों को सलाह देंगे कि जहाँ पानी की संभावना कम है या मोटर के साधन नहीं है या वाटर लेवल नीचे है या प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वहाँ आप ये ड्रैगन फ्रूट लगा के अधिक से अधिक अपना फ़ायदा ले सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियाँ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे ओडिशा की एक बड़ी और सराहनीय पहल की, राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की। ओडिशा सरकार अब राज्य के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। खास तौर पर चावल, आम, हल्दी, सब्जियां और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इन उत्पादों की मांग विदेशों में लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए सरकार ने एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी पर जोर देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने किसानों, एफपीओ, प्रोसेसिंग यूनिट्स और निर्यातकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं शुरू की हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, टेस्टिंग लैब और निर्यात प्रमोशन सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकें। इस पहल का लक्ष्य है किसानों की आमदनी को बढ़ाना, बिचौलियों की भूमिका को कम करना और ओडिशा को एक प्रमुख कृषि निर्यात राज्य के रूप में स्थापित करना। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आप भी निर्यात के जरिए अपनी फसलों का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि विभाग से संपर्क करें और इस नए अवसर का लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान साथियों, हमारे देश में किसान कई सालों से नारियल की खेती करते आ रहे हैं। नारियल की खेती से उन्हें काफ़ी लाभ हो सकता है, लेकिन इस दौरान मुनाफा मिले इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं नारियल की खेती के बारे में। नारियल एक तरह का उष्णकटिबंधीय पौधा है और भारत इसके उत्पादन में पहले नंबर पर है। इसे ऐसे इलाकों में उगाया जाता है जहां का आदर्श तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और सालाना बारिश 1300 से 2300 मिलीमीटर के बीच होती हो। तापमान में अगर 5 से 7 डिग्री का उतार चढ़ाव आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिन इलाकों में 1000 मिलीमीटर से कम बारिश होती हो वहां पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में होती है, बल्कि 90% उत्पादन केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से आता है। इनमें भी केरल पहले पायदान पर है। नारियल लेटराइट तटीय रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में आराम से पनप सकता है। इसमें लवणता को भी सहन करने की शक्ति पाई जाती है। नारियल का फल ही इसका बीज है। बीज दरमियाने आकार का और रूप अंडाकार होना चाहिए। ऐसा बीज जिसकी उम्र 11 महीने हो। इन्हें बोने के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और क्यारियों में ट्रेंच में बीज को पास पास ही खड़ा या फिर गिरी हुई अवस्था में रख दिया जाता है। खड़ी हुई स्थिति में डंठल ऊपर की ओर होना चाहिए। इस डंठल से ही नया पौधा जन्म लेगा। नर्सरी में समय समय पर खरपतवार निकालते रहें और 2 दिन में एक बार पानी देते रहें। पौधा तैयार होने में 1 साल का समय लगता है। 1 साल बाद जिन पौधों की बढ़वार अच्छी है उन्हें रोपाई के लिए मुख्य खेत में ले जाएंगे। मुख्य खेती में गड्ढे खोदकर इनकी रोपाई कर देंगे। गड्ढे का आकार मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करेगा। गड्ढे में ऊपरी मिट्टी के साथ रेत, गोबर की खाद और नीम की खली का मिश्रण भर देना चाहिए। पौधों की कतारें चौकोर भी लगाई जाती हैं और त्रिकोणीय भी। चौकोर रोपाई में पौधों और कतारों के बीच 7 से 9 मीटर का फासला रहेगा, जबकि त्रिकोणीय रोपाई में पौधों के बीच 5 से 6 मीटर और कतारों के बीच 9 से 10 मीटर की दूरी रखेंगे। रोपाई का सही समय मानसून की शुरुआत है।
हाँ, अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो रोपाई किसी भी समय कर सकते हैं। निचले इलाकों में या तो बारिश से बहुत पहले रोपाई करनी होगी या फिर बरसात गुजरने के बाद। रोपाई के बाद पौधों को पोषण की जरूरत होगी। एक वयस्क पेड़ के लिए 500 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम फास्फोरस और 1200 ग्राम पोटाश हर साल देना होगा। छोटे पौधों के लिए इनकी मात्रा कम हो जाएगी। 3 महीने के पौधों को वयस्क पेड़ों का 10वां भाग ही उर्वरक के रूप में देना है, जबकि 2 साल के पौधों को 1/3, 3 साल के पौधों को 2/3 और चौथे साल से पूरी खुराक देनी शुरू करनी है। इसके अलावा अच्छी पैदावार के लिए पहले साल से नियमित अंतराल पर गोबर की खाद भी देते रहें। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है तो हर पेड़ को हर 4 दिन में 45 लीटर पानी चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए पौधों के चारों ओर मल्चिंग कर दें। नारियल के बौने पेड़ भी होते हैं और लंबे भी। बौने पेड़ रोपाई के 3 महीने बाद, जबकि लंबे 6 महीने के बाद फल देना शुरू कर देते हैं। चूँकि नारियल के पौधों के बीच अच्छा खासा फासला होता है, इसलिए आप इनके बीच धान, मक्का, मूंगफली, कुल्थी और राजमा या लोबिया की मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। इनके अलावा शकरकंद, यम, कसावा, केला, अनानास और पपीता भी बोया जा सकता है। आप चाहें तो हल्दी, अदरक, मिर्च और काली मिर्च भी लगा सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। इस योजना के तहत किसान सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस योजना से उन्हें किस तरह का लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा।
सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।